नमस्कार, मैं हूं तनुजा। आप देख रहे हैं सुरागेलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। एबीवीपी प्रत्याशी अभिषेक गोस्वामी को मिला समर्थन। हल्द्वानी में उत्तराखंड एकता मंच की बैठक। रामनगर में बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर सील। नन्ही परी कशिश को न्याय दिलाने निकला कैंडल मार्च। नवरात्रि की धूम। रुद्रपुर में उमड़ा आस्था का सैलाब। यूकेएसएससी भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर हल्द्वानी में सरकार का पुतला दहन। राज्य स्तरीय अंडर 19 फुटबॉल प्रतियोगिता। सुमित हृदय ने जीएसटी सुधार और H1B वीजा पर उठाए सवाल। आइए अब देखिए खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में MBPG कॉलेज में 27 सितंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर माहौल गर्मा गया है। इसी बीच पूर्व छात्र संघ नेताओं और छात्रों ने प्रेस वार्ता कर ABVP के अध्यक्ष पद प्रत्याशी अभिषेक गोस्वामी को समर्थन देने की घोषणा की। छात्रों ने कहा, अभिषेक की जीत कॉलेज में नई सुविधाओं का रास्ता खोलेगी। उन्होंने सभी छात्रों से एकजुट होकर अभिषेक को विजयी बनाने की अपील की। साथ ही विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे झूठ बोलकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनका नामांकन रद्द होना चाहिए। लिंक 2 के नियमों के उल्लंघन करा गया है। आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जो हमारा विरोधी पक्ष है वो ऐसे करके अगली बार भी किसी भी कैंडिडेट को गलत तरीके से चुनाव लड़ा सकता है। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा भाई अभिषेक गोस्वामी है वो इसी टाइप के फर्जीवाड़े को रोके, छात्र हितों की बात करे और छात्र हितों के लिए ही आगे काम करेगा। अगर मैं इसी हिसाब से दोबारा काम करना चाहूँ तो मैं अपने भाई संजय जोशी को दोबारा चुनाव लड़ा सकता हूँ किसी और संजय जोशी के नाम पे। मैं विशाल यादव को चुनाव लड़ा सकता हूँ किसी और विशाल यादव के डॉक्यूमेंट लगा के। शहर में एक नाम के अलग अलग बंदे आराम से मिल सकते हैं। तो लिंक 2 के अंतर्गत मैं कहना चाहता हूँ जो हमारा कॉलेज प्रशासन है इसमें हमारे प्राचार्य की बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया और उन्होंने इस चीज़ को होने दिया। हम इस पे चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो हम लोग हैं सिर्फ सच्चाई का साथ दें, उसका प्रवेश निरस्त करा जाए। मेरा नाम दिवाकर श्रोत्री है, पूर्व छात्र संघ सदस्य। अभिषेक गोस्वामी को चुनाव लड़ाने का पहला रीजन तो यही है कि हम उनकी मेहनत और संघर्ष को देखकर विगत 6-7 वर्षों से मैं 2019 में छात्र कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो तब से वो विद्यार्थियों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक सामान्य परिवार से आकर मैंने कॉलेज परिसर में 5 साल मेहनत करी, तब जाके मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। तो आज वही मेहनत के दम पर मैं वो भाई को सपोर्ट कर रहा हूँ। दूसरा रीजन ये है कि जो अपोजिट में प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है वो इससे पहले मेरे अपोजिशन में 2023 में भी चुनाव लड़ चुका है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि उसके डॉक्यूमेंट लगे, इसके डॉक्यूमेंट लगे। उसके डॉक्यूमेंट भले ही ना लगे हो, लेकिन उसने अपना चेहरा लगाकर पूरी छात्र छात्राओं के साथ, पूरे कॉलेज परिसर के साथ और पूरे शहर को ठगने का काम किया है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अभिषेक गोस्वामी को सत्य के लिए, न्याय के लिए समर्थन दे रहा हूँ। इसके अलावा कोई और दूसरा रीजन नहीं है। देखिए, जो आपके अपोजिट में चुनाव लड़ा होगा उस सबसे ज्यादा जानकारी उसी को होगी और सबसे ज्यादा भुगतना भी उसी को पड़ा होगा। अगर शायद उस टाइम उसने नॉमिनेशन नहीं कराया होता तो आज छात्र संघ सेक्रेटरी के पद पर मैं होता। देखिए, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोई पद का लोभ है। पद का लोभ तो उन लोगों को है जिन्होंने दूसरे किसी सेम नाम के व्यक्ति के डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करके पद पे रहने की लालसा के लिए दूसरे के नाम के डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करके छात्र छात्राओं को ठगने का काम किया। आज किसी भी आप सीनियर छात्र छात्राएं से पूछ लीजिए कि आपका सेक्रेटरी कौन है, वो इसी व्यक्ति को बताएंगे जो आज अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ रहा है। देखिए, मैं यही चाहता हूं कि झूठ बेनकाब होना चाहिए। ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी है। अगर अभी पहली सीढ़ी से ही ये धोखाधड़ी करने का काम करेंगे तो आगे देश का भविष्य कैसा होगा। मेरा नाम दीपक पुलड़िया है। करने का सबसे बड़ा कारण यह है, आज पूरे शहर ये सोच रहा है कि संजय जोशी और उसकी टीम अभिषेक गोस्वामी को क्यों चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, सबसे मुख्य कारण देखिए, यहाँ पर हम सच्चाई का साथ दे रहे हैं। हमें किसी संगठन से कोई मतलब नहीं है, हम केवल एक व्यक्ति विशेष का साथ दे रहे हैं, हम सच्चाई का साथ दे रहे हैं। यहाँ पे बात है धोखाधड़ी की और सच की। आप सभी को मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको बताना चाहता हूँ। जब पूर्व में छात्र संघ चुनाव 2023 में होते, जिसमें मैंने भी अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, तो उस समय जब छात्र संघ सचिव का चुनाव कमल बोड़ा लड़ रहा था और जो भी उसकी दिक्कतें आई उसने किसी और के दस्तावेज लगाए, उसने चुनाव लड़ा। उसके बाद हर चीज में, कॉलेज के वार्षिकोत्सव में, कॉलेज की मीटिंगों में, छात्र संघ की सारी मीटिंगों में, सारे सम्मेलनों में वो अपने फेस को लेके वहां पे रहा है और हर जगह उसने अपने आप, उसकी फेसबुक प्रोफाइल उठा के देखिए, हर जगह उसने छात्र संघ सचिव 2023-24 लिखा है। तो ये सबसे बड़ा काम छात्र छात्राओं को छलने का है।
हम ये चाहते हैं कि न्याय हो और उसका एडमिशन खारिज हो, उस जिसने 420 करी है कॉलेज के अंदर उसका एडमिशन खारिज हो और उसको छात्र संघ चुनाव से बहाल किया जाए। और भाई अभिषेक गोस्वामी जो इतने सालों से मेहनत कर रहा है, जो सत्य का साथ दे रहा है, हम उसके साथ हैं और हम उसे चुनाव जिताना चाहते हैं। हल्द्वानी में उत्तराखंड एकता मंच की बैठक में 5th शेड्यूल लागू करने की जोरदार मांग उठी। बैठक में 500 से अधिक लोग शामिल हुए और वक्ताओं ने कहा, लगातार हो रहे पलायन और जंगलों में होटल निर्माण से प्रदेश की पहचान व अस्तित्व खतरे में है। नेताओं का कहना था, यदि उत्तराखंड अलग राज्य बना है तो यहाँ के लोगों के हितों की रक्षा होनी चाहिए और इसके लिए 5th शेड्यूल लागू होना बेहद जरूरी है। साथ ही पलायन रोकने और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की ठोस रणनीति बनाने पर भी जोर दिया गया। दर्जा उनकी नोटिफिकेशन जारी हो जाए। आज जो जनसभा का उद्देश्य था कि पहाड़ को 5वीं अनुसूची लागू किया जाए और उससे पहले ट्राइब स्टेटस दिया जाए। अब ट्राइब स्टेटस क्यों? क्योंकि आज की डेट में हमारे युवा बेरोजगार हो रहे हैं, हमारे युवाओं की शादी नहीं हो रही है। तो पहाड़ के अंदर जब रोजगार बढ़ेगा 5वीं अनुसूची के एसटी के माध्यम से, तो कम से कम 50% का एसटी आरक्षण, 7.5% का सेंटर में आरक्षण और नदी और जंगल से रेत निकालने का जो प्रावधान है वो हमारे ही पहाड़ी लोगों को मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा रोजगार का आंदोलन है। तो आप इसको ऐसा समझिए कि आने वाले टाइम पे ये रिवर्स माइग्रेशन, जब एसटी का सर्टिफिकेट लोग पहाड़ पे, तो रिवर्स माइग्रेशन हो जाएगा। तो इसलिए आज हम यहाँ पे 500-700 लोग, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1000-1500 लोग आएंगे, 500-600 लोगों में सिमट गए। पर चलो, यही हमारी योजना है जिनसे हम शुरुआत कर रहे हैं। अगले देखिए, ऐसा है कि अभी तो ये एक जनसभा हल्द्वानी में है और आने वाले टाइम पे हम 1 साल के अंदर इसे हल्द्वानी को 10 से 12 हजार लोगों में दोबारा भरने वाले हैं, क्योंकि अब हमारी जनसभाएं पहाड़ के अंदर होने वाली है, चाहे वो अल्मोड़ा हो, चाहे बागेश्वर हो, कपकोट हो, और ये मैक्सिमम हम काम कुमाऊं के अंदर ही करेंगे। अनूप बिष्ट। मंदिर में लगे ताले, स्कूल में लगे ताले, और इन तालों को सिर्फ एक ही चाबी खोलने की, वो है 5वीं अनुसूची। जब 5वीं अनुसूची लागू होगी तो हमें जल जगह जमीन पे हमको मिलेगा, 100% मिलेगा अधिकार। हमारे उत्तराखंडियों को 2.5 से 3 लाख मिलेंगे रोजगार जंगलों से। मेरा नाम गजेंद्र चौहान है। ये है कि अगर आप, मैंने बहुत पहले कभी मैं जब छात्र नेता था तो एक बात कही थी कि उत्तरांचल, उस समय उत्तरांचल कहते थे, उत्तरांचल कम उतरा हुआ आंचल ज्यादा बन गया है उत्तराखंड। कि आपने एक चीज तो ला करके दे दी, एक स्टेटस तो ला के आपने राज्य का दे दिया, लेकिन उसके अंदर जिस विषयांतर को लेकर करके उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, उसकी कितनी पूर्ति हुई? तो उसमें जब ये शेड्यूल 5 की सारी हम बातें सुनते हैं, जब इसके बारे में जब गहनता से अध्ययन करते हैं, तो उसमें मैं सबको तो नहीं कहता, लेकिन कुछ प्रमुख चीजें ऐसी हैं जरूर जो लागू होना चाहिए, जो आगे नजर पे आए कि हम अगर उत्तराखंड राज्य जो भौगोलिक परिस्थितियों को लेकर के बना था, उसका कोई महत्व है। जब आपने कोई चीज पकड़ा दी, मतलब बंदूक पकड़ा दी, उसमें गोली नहीं दी, तो फिर उस बंदूक के रहने का क्या फायदा? तो शेड्यूल 5 जो है, मैं समझता हूँ इसकी कुछ धाराएं, सब तो नहीं कहता, लेकिन कुछ धाराएं मेरा अपना ये मानना है उनका जो है जरूर लागू होनी चाहिए, जिससे कि रियल में कुछ स्टेटस मिले। और विशेष तौर पर अभी हम देख रहे हैं कि पलायन की वजह से उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं, जो विशेष तौर पर जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, वहां पर जनसंख्या कम, घनत्व कम होने की वजह से सारी सीटें आपकी 4 जिलों में सीमित होकर के रह गई। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। उत्तराखंड राज्य बनने का जो मूल स्वरूप था, उसके साथ ये अन्याय है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको कुछ ना कुछ लागू होना चाहिए। पहाड़ की जो अभी दुर्दशा हो रही है, चाहे हिमालय की बात कहें, चाहे पहाड़ों के दरकने की बात कहें, पहाड़ की सुरक्षा की बात कहें, और जो अभी हमारे बीच जो महिलाओं के साथ, जो बच्चियों के साथ ऐसे दुष्कर्म हो रहे हैं, इसकी बात कहें, पलायन की बात कहें, रिवर्स पलायन की बात कहें, इन सभी चीज़ों के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हैं और हम मांग कर रहे हैं कि इन सभी का एक ही समाधान हो सकता है, वो है 5वीं अनुसूची, 5th शेड्यूल जब लग पाएगा तभी इन सभी समस्याओं से हमें समाधान मिल पाएगा। धन्यवाद भाई। नैनीताल जिले के रामनगर में औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस चल रहे एक मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। जांच के दौरान दुकान पर ना तो नाम और ना ही बोर्ड था और ना ही दवा बेचने का कोई लाइसेंस। भारी मात्रा में एलोपैथिक दवाओं का अवैध भंडारण भी मिला। जिला औषधि अधिकारी अर्चना गहतौड़ी ने बताया, यह दुकान पिछले 1 साल से बिना अनुमति के संचालित हो रही थी। सुरक्षा मानकों की अनदेखी और जनहित को देखते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई।
उन्होंने चेतावनी दी, भविष्य में बिना लाइसेंस दवा बिक्री करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। अपर आयुक्त महोदय, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन से प्राप्त आदेशों के क्रम में आज हमारे द्वारा रामनगर क्षेत्र में औचक निरीक्षण की कार्रवाई की गई और यहाँ पर भवानीगंज इलाके में एक प्रतिष्ठान को हमने निरीक्षण किया जिसमें बाहर से कोई भी बोर्ड डिस्प्ले नहीं था, लेकिन अंदर जाने पर पाया कि उसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में एलोपैथिक दवाओं का भंडारण था। फर्म स्वामी द्वारा पूछने पर तो उन्होंने बताया कि इसका कोई भी उन्होंने लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया है और ना ही प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरा मिला और रेफ्रिजरेटर भी नहीं था। तो हमारे द्वारा अभी इस प्रतिष्ठान को बंद कराकर इसकी जो चाबी है वो क्षेत्रीय थाना अध्यक्ष को दे दी जा रही है।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। खटीमा में नन्ही परी कशिश को न्याय दिलाने के लिए तित्यदेव, संजय और वृंदावन कॉलोनी की मातृशक्ति और बच्चों ने कैंडल मार्च निकाला। मार्च एल केमिस्ट रोड से मुख्य चौराहे तक शांतिपूर्वक निकाला गया, जिसमें स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने सहयोग दिया। पीसी रजवार और रेखा मेहरा ने मुख्यमंत्री से सुप्रीम कोर्ट में केस रीओपन कर आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग की है। उनका कहना था कि जब तक कशिश के हत्यारों को सजाए मौत नहीं मिलती, आंदोलन जारी रहेगा। करेंगे, लड़ेंगे और हत्यारे को सजा मिलनी चाहिए। तो आज कशिश एक नन्ही परी थी जो पिथौरागढ़ की घटना आज से 2014 में घटी थी, जिसको हाईकोर्ट और निचली अदालत ने फांसी की सजा दे दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको बाइज्जत बरी कर दी, जिस कारण कहीं ना कहीं इसमें कुछ पुलिस वालों की कमी से या कुछ प्रशासन की कमी से उसको न्याय नहीं मिल पाया। अब न्याय के लिए हमें उग्र आंदोलन करना पड़ रहा है और हमने कल जो आज कैंडल मार्च निकाला कशिश को न्याय दिलाने के लिए किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड सरकार से कहना चाहता हूँ कि इसको रीओपन केस किया जाए और आरोपी को फांसी की सजा दिलाए। अगर इस कारण अगर नहीं दिलाया गया किसी कारणवश से, पूरा उत्तराखंड सड़क पर आएगा, जिसकी जवाबदेही शासन, प्रशासन और सरकार की रहेगी। आपका नाम? प्रेमचंद रजवार। के साथ हमारा दुष्कर्म हुआ, उसके लिए हम कैंडल मार्च निकाला था। अगर हमें अभी भी न्याय नहीं मिलेगा, हम आगे तक जाएंगे, उसके लिए लड़ेंगे। जो हम बेटी बहनों के साथ अभी तक होता है, हम इसलिए चुप नहीं रहेंगे। अब हम आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे और हत्यारे को सजा मिलनी चाहिए। रहेगी आप लोग? हम आगे जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए। हम उनके लिए भी कहेंगे कि हमें न्याय दो, मुलजिम को सजा दो। हम उग्र आंदोलन करेंगे, उसके जिम्मेवार प्रशासन रहेगा और हम आगे मुख्यमंत्री जी तक हम अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रेखा मेहरा। नवरात्रों को लेकर पूरे देश में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। देवभूमि उत्तराखंड भी माता की भक्ति में रंगा नजर आ रहा है। रुद्रपुर के मंदिरों को दिव्य रूप से सजाया गया है और सुबह से ही यहां भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। रुद्रपुर के आवास विकास और प्रमुख बाजार स्थित मंदिरों में भक्तों ने सुबह से ही दर्शन किए और माता से देश की सुख समृद्धि और उन्नति की कामना की। आज ये शरद नवरात्रि है और नवरात्रि साल में 3 बार आती है। एक तो हम लोग जो इंसान लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं, एक चैत्र में आती है, एक आश्विन में आती है और एक गुप्त नवरात्रि होती है। ये विशेषकर माँ का पूजन सभी देवी देवता इसमें पूजन करते हैं, मनुष्य भी पूजन करते हैं और विशेषकर माता का इसमें पूजन करना थी शैलपुत्री का। सर्वप्रथम माता को आसन पाद अर्घ दें, स्नान कराएं, वस्त्र माता मैया को अर्पण करें और जो भी वस्त्र मैया को अर्पण करें वो लास्ट में जब पारण करते हैं तब वो वस्त्र हटाए जाए, माँ को पहनाते हैं। या फिर प्रतिदिन वस्त्र नए माता को अर्पण करें। प्रतिदिन मैया को पंचमेवा का भोग लगाएं, पूंगी फल अवश्य चढ़ाएं, पूंगी फल और जायफल अवश्य चढ़ाएं मैया को। बिना जायफल के, बिना पूंगी फल के मैया को पूजा पूर्ण नहीं होती। नारियल की बलि दे सकते हैं कि पशु बलि वर्जित है, शास्त्र के साथ नहीं कहता है, इसलिए नारियल की बलि दे। नींबू भी अर्पण कर सकते हैं मैया को। और तो बलि जो है जानवर की किसी प्रकार की ना करें, क्योंकि हमारा शास्त्र ये नहीं कहता कि आप किसी की बलि दें। बलि देना है तो आपको नारियल की बलि दे या नींबू की बलि दे मैया को अर्पण। जय माता दी। माता रानी सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हम तो यही कामना करेंगे सबकी सुख समृद्धि बनी रहे और माता अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखे। बस यही कहना चाहेंगे कि माता रानी सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज दीप जलाते हैं, माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं और उनसे अपने सुहाग और मंगल कामना के लिए हम
प्रार्थना करते हैं माता रानी से कि सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। जय माता की। क्या नाम है? पुष्पांजलि से। जैसे आज नवरात्र का पहला दिन प्रारंभ हुआ है तो हमने व्रत रखा है और यही कामना करते हैं माता से, प्रथम शिवपुत्री माता से, कि आने वाला समय सबके लिए मंगलकारी हो। और आने वाले 9 दिन तो व्रत रखेंगे, तो पूजा की जाएगी माता रानी की। और जैसे सारी सुहागिनें अच्छे से व्रत करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, बस यही कामना है सबका भला करे माता रानी, सबके लिए खुशियाँ जोड़ियाँ बने सबकी। यूकेएसएससी भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड को लेकर हल्द्वानी में आक्रोश फूट पड़ा है। बुध पार्क तिकोनिया चौराहा पर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सरकार का पुतला दहन कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि सरकार लापरवाही बरत रही है और सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, जबकि हजारों युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी है, अगर दोषियों को जल्द सजा नहीं मिली तो आंदोलन और उग्र होगा। देखिए, साफ और स्पष्ट हमारी यही मांग है। पहले तो पूरा प्रदेश का युवा आपदा की वजह से ये डिमांड कर रहा था कि 21 तारीख को पेपर ना हो, बावजूद उसके बाद कराए। जब 20 तारीख की शाम को हाकम सिंह की अरेस्टिंग होती है तो हम समझ गए कि कहीं ना कहीं आयोग ने जुबान दे दी है उन लोगों को जिन लोगों से हाकम गिरोह ने 15-15, 20-20 लाख रुपया लिया है। और उसके बाद जब परीक्षा शुरू होती है और उसके बाद जब पेपर आउट होता है व्हाट्सएप चैट के माध्यम से, तो बड़ा दुर्भाग्य है। हमारी साफ और स्पष्ट यही मांगे हैं कि इससे पहले परीक्षा नियंत्रक, सचिव और अध्यक्ष को बदला गया था यूके-SSC में। हम चाहते हैं कि पूरे आयोग के तमाम जो कूड़ा बैठा हुआ है उसको साफ किया जाए। दूसरी हमारी डिमांड यह है, पेपर को निरस्त किया जाए। तीसरा, जो हाकम सिंह का हाकम है, सीबीआई जांच करके उसको पकड़ा जाए ताकि ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो। मेरा नाम भूपेंद्र कोरंगा है और मैं पूर्व में कुमाऊं संयोजक रहा हूं, बेरोजगार। तो जो पुलिस का सूचना तंत्र है वो फेल हो चुका है। आप देखिए, राम कंडवाल जो है पुलिस को सारे सबूत देता है, उसके बाद एसटीएफ कार्रवाई करती है। एसटीएफ का हम स्वागत करते हैं, परंतु वो एसटीएफ को पहले कैसे पता नहीं चल पाया, उनके पास उतना सूचना तंत्र है। जब हम जैसे आम युवा, साधारण युवा ये पता लगा सकते हैं पेपर लीक हो रहा है या इस पे डील चल रही है 15-15 लाख की, तो क्यों पुलिस को ये पता नहीं चल पाया। उसके बाद आप देखिए कितना शर्म का विषय है, एसएसपी देहरादून एक महिला के साथ प्रेस वार्ता करते हैं जो खुद आरोपी है पेपर क्या सॉल्व करने में। उसके बाद पेपर आता है, वो सॉल्व करती है और उसके साथ एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यानी पहली बार ऐसा हुआ जिसमें आरोपी के साथ पुलिस बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो हमारी यही मांग है कि इस भर्ती की पूरी सीबीआई जांच हो और इस परीक्षा को रद्द किया जाए और आयोग की पूरी सफाई हो। यूके-SSC आयोग को भंग करके पुनर्गठन किया जाए। पीयूष जोशी, मैं संयोजक हूँ उत्तराखंड युवा ऐक्ट मंच का, और ये बैठक आज उत्तराखंड प्रदेश की सरकार जो अपने नकल विरोधी कानून को पूरे प्रदेश में रैलियां निकालकर, पूरे प्रदेश में जनसभाएं निकालकर नंबर 1 बता रही थी, जो अपनी वाहवाही लूटने का काम कर रही थी, वो नकल विरोधी कानून पूर्ण रूप से फेल हो चुका है। पुष्कर सिंह धामी वीक है, इसीलिए पेपर लीक है। ये पूरे प्रदेश के युवाओं ने मान लिया। और पिछले बार जिस प्रकार से इन युवाओं की लड़ाई हमने लड़ी थी, इस बार भी उसी प्रकार से युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे। और इस बार इस पुष्कर सिंह धामी की सरकार को, जो रोजगार तो युवाओं को दे नहीं सक रही है, मगर उसके बाद जब युवा पेपर देने आता है, जो परीक्षा की तैयारी करता है, वो पेपर भी लीक हो जा रहा है। तो ऐसी सरकार को यह युवा इस बार सबक सिखाने का काम करेगा। सदन से लेकर सड़क तक का इन युवाओं के साथ हम इस लड़ाई में खड़े हैं। और जहाँ पर जिस भी परिस्थिति में, जिस स्थिति में युवाओं को हमारी जरूरत होगी, हम इन युवाओं के साथ। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में आज से अंडर 19 राज्य स्तरीय मेन और वुमेन फुटबॉल प्रतियोगिता का आरंभ हुआ। कुमाऊं कमिश्नर एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और खिलाड़ियों के साथ परिचय प्राप्त कर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। आज पहला मैच पिथौरागढ़ और देहरादून वुमेन टीम के बीच खेला जा रहा है। कमिश्नर ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और स्टेडियम में खेल सुविधाओं को विकसित करने का भरोसा दिया। अपना परिचय दे रहे हैं। क्रियाकलाप जो हमारे खिलाड़ियों, सभी खिलाड़ियों को भर्ती पिथौरागढ़ से ये दल हमारे। तो आपने सही का इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की, तो ये तो खुद ही माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा है, उसके तहत ये बना था और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी शहर के बीचों बीच बनी है। और बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे स्टेट लेवल अंडर 19 टूर्नामेंट फुटबॉल का यहाँ पे किया जा रहा है। पहला मैच पिथौरागढ़ देहरादून के बीच में है। उम्मीद करते हैं अच्छे मैचेस होंगे। अभी मैंने यहाँ पे सीईओ साहब से, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से भी कहा है कि जो भी हमारे प्लेयर्स हैं इनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और क्योंकि लगातार ये आयोजन हल्द्वानी में होते रहे हैं और होते भी रहेंगे, तो इसमें अगर किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है तो उसके लिए जो भी वित्तीय सहायता है, जो OTPRs बनने हैं,
उसको भी हम तत्काल करवाएं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, जीएसटी सुधार को लागू करते समय वन पेंशन वन टैक्स का बड़ा दावा किया गया था, लेकिन छोटे और मध्यम व्यापारियों पर इसका असर उल्टा पड़ा है। जटिल टैक्स स्लैब और बढ़ता बोझ व्यापारी वर्ग के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। साथ ही उन्होंने H1B वीजा नीति पर भी चिंता जताई। अमेरिका में भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए यह वीजा लगातार सख्त हो रहा है, जिसमें युवाओं का भविष्य और भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख प्रभावित हो रही है। सुमित हृदयेश ने सरकार से व्यापारी वर्ग और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। मेरे को ये लगता है हमारी सरकार और हमारे देशवासी, मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप के अधीन हो चुके हैं। कोई भी नीति रीति टैरिफ बढ़ा दे रहे हैं, गाड़ियों पर अन्य चीज़ों पर टैरिफ बढ़ा दे रहे हैं। हमारे यहाँ से जो चीज़ें हम आयात करते हैं और उसके बाद H1B वीज़ा जो हमारे लोग वहाँ काम करने जाते हैं अथवा बिजनेस कोर्सेज करने जाते हैं, उन पे 80-88 लाख रुपए का उन्होंने ये वीज़ा की जो दर है उसको बढ़ा दिया है। तो ये बहुत चिंता का विषय है कि क्या भारतवासी डोनाल्ड ट्रंप के इतने अधीन हैं कि हम जो जंग जीतने वाले थे वहाँ पे उन्होंने दोनों देशों से कह दिया कि मैं तुम्हारे व्यापार पे असर डाल दूंगा। अरे भारत की अर्थव्यवस्था, जो नवरत्न थे वो इतने मजबूत थे, सब बेच दिया आपने। अब क्या भारत को भी ट्रंप के हाथों बेच दोगे?